आने वाला समय। नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने बजट सुन लिया होगा, पता लग गया होगा। और आपका जब आप बजट सुनते हैं तो आपका सारा कान एक चीज़ पर लगा रहता है, इनकम टैक्स में क्या होने वाला है। और दूसरी चीज़ आप ये देखते हैं, क्या महंगा हो गया, क्या सस्ता हो गया। लेकिन इसके अलावा बजट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिन पर आपकी नज़र नहीं जाती है। इस बार के बजट में ऐसा कुछ आया है जो आपको हिला देगा। ऐसा कुछ आया है जो आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत बन सकता है। शायद आप नोटबंदी भूल जाएं, शायद आप CAA भी भूल जाएं, शायद आप किसी दफ्तर के बाहर लाइन में खड़े हों, जिसे कहेंगे लैंड टाइटल अथॉरिटी। इस दफ्तर में जाके आपको कुछ ऐसा साबित करना पड़ेगा जो उससे भी खतरनाक है, जो नागरिकता साबित करते समय CA के अंतर्गत करना था। जो लोग कह रहे थे ना कि कागज़ बकरी खा गई, वो अब कह नहीं पाएंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि कागज़ बकरी खा गई या मैं कागज़ नहीं दिखाऊंगा, उनका जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब वो कागज़ ढूंढने में लग जाएंगे अपने घर में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ख़तरनाक कानून के बारे में बताने वाला हूँ। मैं अभी हाजिर हुआ। आपने एक लाइन सुनी होगी बजट में, हमारी वित्त मंत्री जी, वही वाली वित्त मंत्री जो एक गैरकानूनी काम के ऊपर टैक्स लगा देती हैं और कहती हैं नहीं, हमने अभी इसको लीगलाइज नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लग गया है लेकिन वो लीगल नहीं हुई है। ये कैसे चमत्कार हुआ है भगवान जाने। मेरे इनकम टैक्स में मैं इनकम में दिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी से मेरी कमाई हुई है, और उसको दिखाने के बाद में सरकार मुझसे टैक्स भी ले लेगी और ये लीगल नहीं है। तो क्या टैक्स लेने के साथ साथ मुझे पकड़ेगी भी कि मैंने क्रिप्टो करेंसी से कमाई की है, या कुछ और होगा। खैर, कहानी सरकार की जाने। ये तो वित्त मंत्री का एक परिचय दिया था एक नीति से। लेकिन इसी वित्त मंत्री ने एक और बिल संसद में पेश किया है, और ये बिल है ज़मीन का, जिसको कहते हैं वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, ऑफ रियल एस्टेट। और सरल और ज़्यादा सटीक शब्द है स्थायी संपत्ति के लिए। स्थायी संपत्ति का एक देश का एक रजिस्ट्रेशन होगा। सुनने में बहुत खूबसूरत शब्द लगता है कि कितनी प्यारी दुनिया है, कितनी प्यारी सरकार है। लेकिन इसके पीछे 2019 का एक बिल है जो चोरी छुपे बैकडोर से लाया गया। एक प्रपोज्ड बिल है जिसको एक्ट शब्द का इस्तेमाल करके नीति आयोग ने, आप एक नीति है, पहले तो एक योजना आयोग था, योजना बना के भेजता था, ये तो नीति ही बना के भेज देता है मोदी सरकार को। संसद है, बैठी रहने दो। वोट लेने वाले जो हैं वो केवल इसी काम के लिए हैं कि वो जाके मोदी जी के नाम पे वोट मांग लें, और नीति आयोग नीति बनाएगा। वो जो प्रपोज्ड बिल है, जो मसौदा है, वो लैंड टाइटलिंग एक्ट है। इसके ड्राफ्ट राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं। इसमें करीब 16 के करीब इसमें धाराएं, 68 धाराएं हैं इसमें कुल, और 300 पेज के इसके साथ अनुलग्नक लगे हुए हैं। ये जो 68 धाराएं हैं, 68 धाराओं का छोटा सा बिल है। इसको राज्य सरकारों के पास भेजा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये राज्य का विषय है, जमीन राज्य का विषय है। इसको राज्य सरकारों के पास भेजा गया, और राज्य सरकारों को भेजने के साथ ये भी कहा गया है कि ये जो बिल है ना, इस बिल के अंदर आपकी अगर कोई राय हो तो इतने दिनों के अंदर भेज दें, वरना इसे मान्य मान लिया जाएगा। ये है डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म की बात। जो फेडरलिज्म रोज़ बतियाते हैं मोदी जी, ये संघीय गणराज्य भारत, राज्यों की एक स्वायत्तता है, उसका ये हाल है कि एक नीति आयोग जैसी संस्था, जो संसद भी नहीं है, वो बना के एक ड्राफ्ट भेज देती है और कहती है कि आप एक निश्चित समय में बता दीजिए, वरना इसी को हम कानून मान लेंगे। अब ये ड्राफ्ट क्या होगा, किसान कानून की तरह अध्यादेश जारी हो जाएगा, 4, 6, 10 राज्यों से उसका समर्थन करा दिया जाएगा, और आपको कह दिया जाएगा एक्ट बन गया जी, अध्यादेश लागू हुआ, राज्यों की सहमति है, और आप उसके बाद कहेंगे कि एक्ट लागू हो गया। लेकिन इस एक्ट का मतलब क्या है, ये आप समझिए।
समझने की चीज़ है कि ये जो एक्ट है ये आपके साथ क्या करेगा, इसका आपका मतलब क्या होगा। इस एक्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपकी जितनी भी रजिस्ट्री हैं, जितना भी सामान है, जितना भी आपकी स्थायी संपत्ति है, उस सारी की भूमि है, आपकी भूखंड है, आपका फ्लैट है, मकान है, झोपड़ा है, उस सब को अब डिजिटाइज किया जाएगा, यानी कंप्यूटर में डाला जाएगा। आपका खसरा नंबर क्या है, खतौनी नंबर क्या है, ये सब गायब हो जाएगा। आपको मिलेगा कि यूनिक आईडी, जैसे आधार नंबर होता है, उस यूनिक आईडी के अंदर आपकी मकान की, ज़मीन की सारी डिटेल्स होंगी। और वो डिटेल्स जो हैं क्या होंगी, आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, इस ज़मीन के मालिक आप हैं या नहीं हैं। टाइटल का मामला है, केवल अधिकार का मामला नहीं है, ज़मीन के अधिकार की बात नहीं है। जो जंगल के अधिकार की बात आदिवासी करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, वो अभी ग्रे एरिया छोड़ा हुआ है। अब वो ज़मीन आपके नाम से रजिस्टर होगी, उसमें तो आपको क्या लगता है, सरकार अपने आप रजिस्टर कर लेगी? मेरा अगर फ्लैट है, आपका फ्लैट है, आपका मकान है, सरकार अपने आप डाल देगी इनके नाम पे है, और उस एक्यूरेसी के साथ डाल देगी जो नाम आपका है या आपके पिता का नाम है, स्पेलिंग की गलती नहीं करेगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड में करती है। तो एक निश्चित बात मान के चलिए कि जो उसमें एंट्री होगी, जानकारी होगी, उसका सरदर्द और उसकी जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में नहीं लेने वाली है। सरकार कहेगी आप आइए, अपने कागज़ पेश कीजिए, और आपका ये 2023 के अंत तक कह रहे हैं कि हम इसको लागू कर देंगे। तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी ज़मीन के कागज़ लाइए, मकान के कागज़ लाइए, और उसके बाद इतनी तारीख तक उन कागज़ात की एंट्री कराइए, और उसके अंदर जो भी नाम, पता वगैरह वगैरह होगा वो सब ठीक कराइए। अब ये हो सकता है कि आपके लिए आसान काम हो, मेरे लिए आसान काम हो कि भाई दिल्ली में मैंने नया नया फ्लैट ख़रीदा है, चलो कोई बात नहीं, या 10 साल पहले ख़रीदा या 20 साल पहले ख़रीदा है। लेकिन जिस आदमी की संपत्ति 200 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है, पुरखों के ज़माने से चली आ रही है, उस संपत्ति का क्या होगा? पिछले दिनों एक लैंड टाइटल केस आया था जिसमें बहादुर शाह जफर की एक वंशज ने कहा था कि लाल किले पे हमारा अधिकार है, याद कीजिए। तो इस तरह के जो मामले हैं, उस मामले में क्या होगा? और लैंड टाइटल का मतलब है कि इस ज़मीन पे अभी किसका कब्जा है। तो ये बहुत सारे अवैध कब्जे वो भी मान हो जाएगी, लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ और सरकार ने आपके अपने ही पैसों को, जिनको लिखकर आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि मैं ये अदा करने का वचन देता हूँ, उनको कागज़ घोषित कर दिया। खुद मोदी जी ने कहा था कि आज से कागज़ हो गए, और उसके बाद में आपसे कहा कि आप आइए और बदल के ले जाइए। अब कुछ लोगों के नोट कहीं पड़े हुए थे, उनको पता नहीं थे, किसी के बक्से में 10 नोट पड़े थे, किसी के 5 नोट पड़े थे। हमारे घर में भी 7-8 नोट निकले थे, और उन 7-8 नोट के अंदर से भी 2 नोट फिर भी छूट गए। तो इस तरह से जो है वो आप लगातार उसके अंदर आप जाइए और बदलवा के लाइए, मतलब आपके लिए एक लाइन में लगने का काम हो गया। सीए याद कीजिए, नागरिकता कानून, उसमें नागरिकों से ही कहा गया था कि सिटीजनशिप रजिस्टर बन रहा है, आप अपने नागरिक होने के सबूत लेके आइए। सबूत का क्राइटेरिया ये है, और जो जो सबूत पेश कर लेगा वो नागरिक होगा, जो नहीं कर पाएगा वो नागरिक नहीं होगा। उसको उठा के, जैसे कंसंट्रेशन कैंप होते हैं, ऐसी जगह पे कहीं पे रख दिया जाएगा। उनके अधिकार भी भारत के नागरिक वाले नहीं होंगे। तो आपकी जो ज़मीन है, भू संपदा है, आपका प्लॉट है, आपका मकान है, उसके कागज पत्र ले जाकर आपको ही एंट्री करानी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं होगा अपने आप अपने डिपार्टमेंट से एंट्री कर लेंगे, आपको ही एंट्री करानी पड़ेगी, और वो एक तरह की डिजिटल रजिस्ट्री होगी। और उस पूरी प्रक्रिया में आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आप, आपका मकान, ये सब चीज़ें आप ठीक से साबित करके आएँ। जाति नहीं लिखी तो जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत आएगी। तो ये बहुत सारी एक नई समस्या, एक नया डिमोनेटाइजेशन ज़मीन का आपके सर पे आके खड़ा हो गया है। इस कानून में आपकी अपनी संपत्ति एक ही मिनट में आपकी नहीं रहेगी, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आपकी है, और वो साबित करके जब आप रिकॉर्ड की एंट्री करा के आएंगे तभी वो आपकी होगी। जो लोग के कागज़ खो गए हैं, बकरी खा गई है, आग में जल गए हैं, लोग कहते थे चलो आराम से रहते हैं, या किसी एक आदमी के 6 बच्चे थे,
उनके बीच में बंटवारा फॉर्मली नहीं हुआ है। पिताजी ने कहा मिल के रहो, वो 6 बच्चे भी रह रहे हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है। अब उस मकान का टाइटल किसके नाम से हो? अब दिवंगत दादा के नाम से हो नहीं सकता, इन भाइयों में किसके नाम से हो? तो अब ये नया झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसी में लगे रहेंगे। दूसरी बात ये कि इस एक्ट में कचहरी को बाहर कर दिया गया है। अभी तक आप कचहरी जाते थे, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते थे, वो सब खत्म हो गया। रजिस्ट्रार बैठ के मक्खी मारेगा और कचहरियों का काम भी खत्म, वकीलों का काम भी खत्म। होगा क्या कि आपके सामने एक हायरार्की होगी जिसमें एक लैंड एक्विजिशन अधिकारी होगा, एक लैंड डिस्प्यूट अफसर होगा। तो क्या होगा कि जब आप जाएंगे लैंड टाइटल अधिकारी के पास में, लैंड टाइटल अथॉरिटी होगी पहले एक हर स्टेट में, उस अथॉरिटी के अंदर एक अधिकारी होगा। फिर आप उस अधिकारी के पास जाइएगा और अपना मकान वहाँ पे रजिस्टर करा के आइएगा। आसानी से रजिस्टर होगा नहीं होगा, संपत्ति का मामला है, लाखों करोड़ों का मामला है, टेबल के नीचे से होगा, ऊपर से होगा, कोई नहीं जानता। तो वहाँ आप जाएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचेंगे तो वो जो अधिकारी होगा उसकी अपनी जो शर्तें हैं वो तो होंगी ही। अगर मान लीजिए किसी की फाइल उसने टेबल के नीचे से पकड़ ली तो आप चक्कर लगाइए और लैंड डिस्प्यूट अफसर के पास जाइए। टाइटल डिस्प्यूट अफसर उसका नाम होगा, माफ़ कीजिएगा, और टाइटल ही इसमें इस्तेमाल होगा, लैंड वैंड का इस्तेमाल नहीं होगा, टाइटल शब्द इस्तेमाल होगा। तो आपका जो टाइटल अफसर होगा, टाइटल डिस्प्यूट अफसर के पास जाइए। अब वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पे भी किसी ने टेबल के नीचे से राम राम कर दिया, तो फिर एक ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो टाइटल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होगा, एक तरह की कोर्ट होगी। उस कोर्ट में आप जाइए और उस कोर्ट के ऊपर आप अपील नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कृषि कानून में था कि जो कुछ फैसला होगा एसडीएम के लेवल पे हो जाएगा, कृषि कानून के विवाद ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे बैकडोर से कृषि कानून में जमाखोरी की इजाज़त दे दी गई थी और जो कृषि उपज को जमा करने पे जो रोक थी उसको हटा लिया गया था, उसी तरह से इस एक्ट में भी कर दिया गया है। अब इसका एक और कानूनी पहलू समझिए। अभी आपकी ज़मीन अगर सरकार अधिकृत करती है तो उसकी एक प्रक्रिया है, एक ऐलान करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा कि एक आपका केवल यूनिक आईडी ही तो है, उसको यूनिक आईडी के अंदर ज़मीन के मालिक का नाम ही तो बदलना है सरकार को। तो ये प्रक्रिया एक तरह से सरल होगी, लेकिन दूसरी तरफ से जो मैं हमेशा हर चीज़ पे कंसर्न रेज करता हूँ, सवाल उठाता हूँ, स्टेट की पावर बहुत बढ़ जाएगी। स्टेट की आपकी अपनी संपत्ति में दखल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी मुमकिन है, जैसा कि हमने बहुत सारे देशों केसेस में देखा, कि आप ज़्यादा बागी हो रहे हैं। आप हांगकांग की क्रांति के बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से वहाँ की चीनी सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और वहाँ के क्रांतिकारियों को दमन किया जा रहा है जो जायज़ मांग उठा रहे हैं। कल के दिन भारत में कोई बहुत जालिम और घटिया सरकार आ जाए और वो तानाशाही अपनाए और आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो सरकार को 2 मिनट लगेगा आपकी संपत्ति जब्त करते हुए, क्योंकि सरकार के पास ताकत है। ई रुपये होगा, सरकार को 2 मिनट लगेगा आपके रुपए को रद्द करते हुए, सरकार के पास ताकत है। आप सारी ताकत जो है वो धीरे धीरे करके सरकार के हाथ में केंद्रित होती जा रही है। और इस तरह की चीज़ों को लेकर मैं कई तरह के वीडियो बना चुका हूँ और वो सब आप देखते रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हो वो इसमें ढूंढ सकते हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी बढ़ा रही है, स्टेट अपनी पावर बढ़ा रही है। और स्थिति ये है कि पहले आपका नोट आपका नहीं था, फिर आपके नागरिक होने पर सवाल खड़े हो गए, और अब स्थिति ये है कि आप अपनी संपत्ति के मालिक हैं, ये भी आपको साबित ही करना पड़ेगा। देखने में बहुत सिंपल और सादा है कि आपकी संपत्ति कौन ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी संपत्ति आपकी है और आपकी एक झटके में नहीं रहेगी जब तक कि आप साबित ना कर दें कि वो आपकी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े। इसकी कवरेज कहीं आ नहीं रही है, जहाँ आ भी रही है वो बड़ी सरकारी तरीके से आ रही है और बड़ी तारीफ़ करते हुए आ रही है। तो ये पहलू जो है लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी एक्ट बन जाएगा, उसके बाद हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम किसान नहीं हैं जो जिसके पास ताकत थी जो सड़कों पे लड़ लिया। इसलिए जन जागरण ज़रूरी है।
नमस्कार, जय हिंद।